Yes, students, in this video we will discuss concept of new exercise number 11 application of integral समाकलन के अनुप्रयोग जिसको एरिया अंडर द कर्व भी कहेंगे अपन। तो इस एक्सरसाइज 11 के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके कंप्लीट एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। तो देखिए, आपने अभी एक्सरसाइज 10 जो फिनिश किया है उसमें आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, जो निश्चित जो समाकलन है उसका जो अब अपन उसको अप्लाई करेंगे, मतलब उसको यूज करेंगे। और ये जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो किस काम में आता है अपने पास? ये किसी भी कर्व का और एरिया फाइंड आउट करने के काम आता है। अब जैसे मैं आपके सामने एक इसमें सिचुएशन बना के दूं आपको, जैसे मैंने एक कर्व ले लिया आपके पास, जैसे कोई भी मैंने ये कर्व ले लिया, समझ पा रहे हैं? और इसका मैं यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। जैसे ये अपने पास है x इक्वल टू ए लाइन, ये है x इक्वल टू बी लाइन, और इस एरिया को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। और ये कर्व मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर देखो, ये अगर ये सीधी लाइन होती तब मैं इसको फिर भी कह देता एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, लेकिन ये कर्व है, ये समझ पा रहे ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है। तो इसका एरिया अब निकालने के लिए इसमें किसकी हेल्प होगी, लगेगी? इसमें इंटीग्रेशन काम आएगा। तो देखिए, इंटीग्रेशन से एरिया कैसे फाइंड आउट होता है? जो एक्चुअल में अगर मैं कहूँ, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, जो निश्चित समाकलन है, वो एक प्रकार से अपने पास एरिया ही निकल के आता है उससे। तो देखिए, इस कर्व का मैं अगर एरिया निकालना चाहूँ तो आपको इसमें एक स्ट्रिप अज्यूम करनी पड़ेगी, एक पट्टी का, समझ पा रहे हो? स्ट्रिप जो है अपने पास, ये जो पट्टी है, ये मैं इसमें एक मान लेता हूँ, जिसकी अपने पास जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ dx। समझ पा रहे ना? क्योंकि ये किस पर है, ये x एक्सिस ही तो है। तो ये जो x एक्सिस का छोटा सा पार्ट है, छोटी चीज को dx से लिखते हैं ना, आपने डेरिवेटिव में, अवकलन में पढ़ा है। अब देखिए, ये जो अपने पास dx है, ये इसमें एक तो होंगी नहीं, बहुत सारी होंगी। dx चौड़ाई की, dx विड्थ की बहुत सारी इसमें स्ट्रिप होंगी, बहुत सारी पट्टिकाएं होंगी। तो उन सब को मैं अगर प्लस कर लूं तो अपने पास इस कंप्लीट कर्व का एरिया आ पाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इस dx वाली जो ये अपने पास स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, इसको एक मैं रेक्टेंगल मान लूँ, एक आयत अगर मान लूँ, तो देखना इसकी विड्थ तो कितनी है, चौड़ाई तो कितनी है, dx। अब देखिए, ये किस पर जा रहा है, ये y एक्सिस है अपने पास। तो इसकी जो ये लेंथ है, ये क्या होगी अपने पास, y तो होगी ना, क्योंकि ये यहाँ से अपने पास इसकी ये y की जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो मिल जाएगी मुझे, जो इसकी लेंथ का काम करेगी। तो अब इस स्ट्रिप का, इस पट्टी का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो dx इंटू ये y। तो देखना, अब इसका एरिया छोटा सा एरिया होगा, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, dA लिख लेता हूँ, a से एरिया, और छोटा सा है इसलिए d लगाया। डेरिवेटिव में, अवकलन में आपने पढ़ा है, छोटी चीज को, बहुत माइनर, बहुत छोटी चीज को डिनोट करने के लिए dA अपन इसमें लेंगे। तो ये समझ पा रहे हैं, तो ये एरिया ही, लेकिन ये d क्या शो कर रहा है, बहुत ही छोटी जो क्वांटिटी है एरिया, उसके लिए ये dA आया। तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो देखिए, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, y, और इसकी जो ब्रीथ है या विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो क्या हो गई, dx। समझ पा रहे हो? अब मैं कंप्लीट का एरिया निकालना चाहता हूं, तो मुझे इस dA को इंटीग्रेट कर लूंगा मैं। देखो, जो अपन सम करते हैं, dA, ये जो भी स्ट्रिप है, इन सब की एरिया को अपन सम करेंगे, तो सम ही तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता है। मैंने आपको बताया था, देखो, इंटीग्रेशन का मतलब ही सम होता है।
इंटीग्रेशन का मतलब ही एक्चुअल में क्या होता है, सम। और मैंने आपको ये भी बताया है, इसका जो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये एस का ही ट्रांसफॉर्म है, ये एस का ही विकृत रूप है, देखो। तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में सम ही होता है। तो इन सभी डीए एरिया को अपन जोड़ेंगे, और वो जोड़ना क्या होता है, वो इंटीग्रेशन ही होता है। और कहाँ से कहाँ तक चाह रहा हूँ मैं, ए से लेकर बी तक। तो देखिए इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, दोनों तरफ अपन समाकलन कर लें, और कहाँ से कहाँ तक अपने पास लिमिट है, ये आप ये भी इसमें समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रिप है, ये पट्टी है, कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, कहाँ से कहाँ तक घूम सकती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है अपने पास, बी। समझ पा रहे हैं? ये हो गया डी ए। तो इसमें ये ए से बी, और वाई, वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, एफ एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स। तो आप देख रहे हैं जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वैसे ही डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। ए फॉर क्या हो गया अपने पास, एरिया, और ये क्या आ गया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये देख रहे हो आप, ये क्या है अपने पास, निश्चित समाकलन ही तो है, डेफिनेट इंटीग्रल ही तो है ये चीज़। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आई, ये मैंने बताया। अगर आपको इस कर्व का एरिया निकालना है ए से बी तक, तो आप एक इसमें स्ट्रिप अज्यूम करेंगे, एक पट्टी मानेंगे, ये डी एक्स पर और या डी वाई पर भी हो सकती है। तो ये डी एक्स, समझ पा रहे हैं, और ये y इक्वल टू एफ एक्स, और कहाँ से कहाँ तक वो इसके हो जाएंगे लिमिट। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये एक्चुअल में क्या ही है अपना, डेफिनेट इंटीग्रल ही तो है, निश्चित समाकलन ही है, जो किसको शो कर रहा है यहाँ पर, एरिया को। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं इसमें आपको एक आगे एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए जैसे इसमें एक एग्जांपल अपन लें, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। बाउंडेड मतलब परिबद्ध, इसी कर्व से और इस लाइन से जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना चाह रहा हूँ। तो पहले आपको इसमें कर्व भी बनाना आना चाहिए। ये क्या अपने पास पैराबोला है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, परवलय, और ये x की तरफ है। तो देखिए ये तो हो गया अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। समझ पा रहे हैं? जिसका भी एरिया निकालना होता है उसका पहले आपको रफ स्केच बनाना होगा। x इक्वल टू 3 लाइन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इसका जो अपने पास फोकस है, जो इसकी नाभि है, वो क्या होता है, a,0, और a की वैल्यू 1 है। तो आप समझ पा रहे हैं इसमें x इक्वल टू ये 3 लाइन, तो ये 1 2 3 लाइन जैसे यहाँ पर आ गई अपने पास। तो ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 3 लाइन है। तो देखिए ये एरिया ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो आपको ऐसे स्केच बनाना पड़ेगा, ये आपको बनाना आना चाहिए। x इक्वल टू 3 लाइन भी खींच सकते हो आप। तो इस कर्व से, मतलब इस पैराबोला से और इस लाइन से बाउंडेड एरिया मैंने आपको शेडेड करके दिखाया है इसमें, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब स्टूडेंट देखना, इसमें अगर ये ऐसे कहता कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश में बोलता, तब तो केवल इतना निकालना पड़ता, लेकिन ये डबल है। अगर मैं केवल देखो, मैं ये इतना आपको इसमें अलर्ट करके बता रहा हूँ, अगर आप इतना एरिया ही निकाल लें और उसका डबल कर दें, क्योंकि ये जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो आप इसमें केवल इतना एरिया निकाल लेंगे और बाहर लगा देंगे 2। ये चीज़ भी आप इसमें समझो। तो देखिए जो अपने पास एरिया है वो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब देखो स्ट्रिप इसमें सबसे पहले मानते हैं पट्टी, तो ये अपने पास एक्स एक्सिस है, तो ये मैंने इसमें ले लिए, जो कितना होगा dx होगी। अब ये dx कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, देखो ये छोटी होती जाएगी और ये यहाँ 0 तक जा सकती है। तो ये जो पट्टी है, ये जो स्ट्रिप है, जहाँ से जहाँ तक जा सकती है वो इंटीग्रेशन की होंगी लिमिट। तो ये dx देखो कहाँ तक घूम सकती है, 0 तक जा सकती है ना। तो ये 0,
और ऐसे ये आगे कहाँ तक बढ़ सकती है। ये देखो ये पॉइंट कितना होगा अपने पास 3 0 होगा ये, क्योंकि ये लाइन x इक्वल टू 3 है और ये यहाँ पर x 0 है और यहाँ 3 है। तो बोलो x इक्वल टू 0 से 3 तक ही तो ये जो स्ट्रिप है ये घूम सकती है, ये पट्टी है ये 0 से 3 तक घूम सकती है। और अब y क्या है अपने पास वो यहाँ से निकाल सकते हो आप। मैंने आपको क्या बताया, y dx ही तो बताया इसमें, तो y का वैल्यू क्या होगा √4x। तो चलो एक बार मैं पहले इसमें लिख देता हूँ 0 से 3 y जो इसकी लेंथ हो गई और इसकी विड्थ कितनी है dx। मैंने अभी आपको यही तो बताया है। और इसमें देखिए मैं ऊपर से इसको रफ कर लेता हूँ। अब ये जो एरिया है अपने पास इंटीग्रेशन 0 से 3 y की वैल्यू क्या निकलेगी, इस y स्क्वायर से निकल सकती है ना y की वैल्यू। तो बोलो y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, ये स्क्वायर हटाओगे तो √4x हो गया और ये dx। आपको यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने ये इसका स्केच बनाया, रफ स्केच बनाया, ये लाइन खींची, ये एरिया आपको निकालना है। अब आपको टोटल निकालना है तो इसमें देखो एक चीज़ और मिस कर रहे हैं अपन, बाहर क्या और लगाएंगे अपने पास 2 और लगाएंगे, क्योंकि ये हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है 0 से 3 तक लिया है। तो ये इतना ही आपने लिया है इसमें स्ट्रिप, ये जो पट्टी है, तो हमें नीचे वाला एरिया भी इसमें शामिल करना है जो ऊपर वाले के इक्वल ही होगा, तो बाहर इसको डबल करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2 लगाया मैंने तो ये 2 इसमें भी रहेगा। और फिर y dx, y की वैल्यू आप निकाल लेंगे √4x dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष आपको इसमें करना है इंटीग्रेशन। और लिमिट 0 से 3 क्यों आई, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, ये कम होते होते कहाँ तक आ सकती है मैक्सिमम 0 तक, और बढ़ते हुए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 3 तक। तो 0 से 3 y का वैल्यू डाल दिया और ये बाहर 2 आपको समझ आना चाहिए, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो बोलिए कितना आएगा 2। अब ये √4 भी बाहर ले सकते हो आप, क्योंकि √4 पर भी है और x पर भी, तो √4 बाहर 2 और आ गया। और ये इंटीग्रेशन किसका बचा आपके पास, √x का बचा ना। तो √x का इंटीग्रेशन मतलब x पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर 3/2 और 3/2, समझ पा रहे ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है 0 से 3 तक। तो ये कितना हो गया 4, और ये 3/2 भी बाहर ले सकते हो, 2/3 बन के आएगा। और x की जगह 3 डालो तो 3 पावर 3/2, और 0 डालने से तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो ये आंसर कितना हो गया अपने पास 8/3। और इसमें कितना हो गया 3 का ये कितना पावर है 3√3। तो इसमें ये देखेंगे आप 3 का पावर ये कितना है 3/2, 1.5 पावर है ना। तो 3 तो हो गया 1 पावर के लिए, और हाफ पावर के लिए √3 और आएगा इसमें। तो इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 8√3 आ जाएगा। इसमें एक बार और देख लेना आप, अगर कोई दिक्कत है तो। ये 2 फिर √4 के बदले हमने बाहर कितना ले लिया, इसमें 2 ले लिया, और √x मतलब x पावर हाफ, तो ऊपर 3/2 नीचे 3/2, और ये 0 से 3, और ये 3/2 ऊपर जाएगा 2/3, और x की जगह 3 डाला आपने, और 0 डालने से 0 हो जाएगा। और 3 पावर 3/2 कितना होगा 3√3 होगा, और 3 आप इसमें कैंसिल कर देंगे तो 8√3 आ जाएगा। और ये किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल लो ना आप, वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल बताया। अब इसमें एक्सरसाइज 11 करने के लिए आपको कुछ ग्राफ मतलब कुछ कर्व आपको पता होने चाहिए, जो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कॉनिक सेक्शन में। देखिए सम
यूजफुल ग्राफ या स्केच। तो देखिए अपने पास कुछ ग्राफ मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो अपने पास मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मैं आपको सीधा ही बोल दूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इसका आपको 11th में वैसे बताया हुआ है, लेकिन वापस देखें, इसका आता है वी शेप में आता है अपने पास, वी शेप में आता है, ये ऐसे और ये ऐसे। समझ पा रहे हैं? ये मॉड एक्स के लिए आप जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले तो आप ऐसा स्केच बना लेंगे, ऐसा अपने पास रफ स्केच बना लेंगे, ऐसा ग्राफ बना लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आपको पता है, इलिप्स मैंने पढ़ाया, मतलब कि दीर्घवृत्त। और इसमें वो आपको पता रहेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस पर ज़्यादा फैला हुआ होगा, और अगर बी बड़ा है तो ये वाई एक्सिस पर ज़्यादा निकलेगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसका आपको केवल याद करवा देता हूँ। ये आपके पास ऐसा था, इसमें अगर ए बड़ा है तब ये ऐसे आता है, एक्स एक्सिस पर ज़्यादा फैलाव होता है इसका, और बी बड़ा होता तो ये ऐसे आता वर्टिकल। फिर पैराबोला जैसे आपको पता ही है, उसकी चारों फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। फिर इसमें एक आता है अपने पास लाइन का, बहुत अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो लाइन है, ये देखिए, ये लाइन आपको इसमें पता होनी चाहिए। ये जो ऐसी लाइन है अपने पास, ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर ये जो है ये इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड होता है, जिसको c कहते हैं। और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ पा रहे हैं? अब अगर इसमें c 0 हो जाए, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स आप करना चाह रहे हो, खींचना चाह रहे हो, ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो अब देखो c को आप कम करते जाओ, तो c का अब अगर आप इसमें कम करोगे, देखो ये c कम करोगे तो ये इस ओरिजिन के पास आती जाएगी, इस मूल बिंदु के पास आती जाएगी। देखो c कम किया और पास आ गई। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब c जब 0 हो जाएगा तो ये ओरिजिन से ही पास हो जाएगी, मूल बिंदु से ही पास हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब c का वैल्यू कितना हो जाए, अगर 0 हो जाए तो ये किससे निकल जाएगी, ये 0 0 से निकल जाएगी ये यहाँ। समझ पा रहे हो ना? ये y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है ये, जब ये पॉइंट 0 0 से पास हो जाए, जब c वैल्यू 0 होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से पास हो जाएगा। फिर इसी में एक लाइन और आती है अपने पास, इसी लाइन को अगर मैं इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन हो x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो ये आपको पता ही है, ये ऐसी लाइन होती है अपने पास, ये पॉइंट होता है a0 और ये पॉइंट होता है 0b, तो ये लाइन भी इसमें यूजफुल लाइन है। बाकी सर्कल आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये रेडियस a है अपने पास, ये सर्कल आपको पता होना चाहिए। इसमें पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया। एक मैंने आपको इसमें साइन और कोस के ग्राफ भी काम आएंगे। देखिए साइन के लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर आ जाए, वो आपको देगा कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है, 0 से 2 पाई या 0 से π/2। तो साइन का आपको पता है 0 से शुरू होता है, कोस 1 से शुरू होता है, ये डिटेलिंग में आपको बता रखे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये आपको ग्राफ पर आपकी कमांड होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए, और आप इसे समझेंगे और ट्राई करेंगे।